भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विकसित भारत 2047 को लेकर रायपुर की इस पवित्र धरती में आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज का ये कॉन्क्लेव आयोजित है। मैं आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विशेषकर इस कॉन्क्लेव में मंच में विराजमान हैं, जिनका भी उद्बोधन हम सब लोगों ने सुना। सीआईआई छत्तीसगढ़ के चेयरमैन श्री संजय जैन जी, हमारे आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश जी, हम लोगों के मार्गदर्शक श्री बिसराराम यादव जी, अमर परवानी जी, डॉक्टर पीके पात्रा जी, सभी उपस्थित प्रबुद्धजन और उद्योगपतिगण, मीडिया के साथी भाई। जैसे मैंने कहा कि आज का एक कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए आयोजित हुआ है और उसमें हम लोगों को छत्तीसगढ़ को भी सहयोगी बनना है। और अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत की सोच रखते हैं तो हर प्रदेश की जिम्मेवारी होगी, हर उद्यमी की जिम्मेवारी होगी, हर व्यक्ति का जिम्मेवारी होगी कि सब अपना अपना सहयोग करें। और इसमें हमारा ये छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश है। आप सबको मालूम है कि खनिज संपदा से भरपूर है हमारी ये छत्तीसगढ़ की धरती। आयरन ओर का पूरा बैलाडीला का पहाड़ खड़ा है, लोहा कोयला प्रचुर मात्रा में है, टीना का हम लोग एकमात्र उत्पादक स्टेट है, यहाँ गोल्ड है, डायमंड है, लिथियम का भी अभी हमारे कटघोरा में ऑक्शन हुआ है, बॉक्साइट है, वन संपदा से भी हमारा छत्तीसगढ़ भरपूर है। आज 44% भूभाग हमारे छत्तीसगढ़ का वनों से आच्छादित है। यहाँ की जो धरती माटी है वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है, धान का कटोरा कहलाता है हमारा छत्तीसगढ़। कुल मिला के विकसित भारत 2047 के लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश का रहने वाला है। और आप सबको ऐसे तो मालूम है, मैं फिर अवगत कराना चाहूंगा कि हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और इसके लिए बहुत मेहनत सरकार की तरफ से हुआ है। कई महीनों तक जगह जगह हर वर्ग के साथ बैठक करके उनके साथ राय मशविरा करके तब जाके विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार किए हैं। और एक नई उद्योग नीति हमारे आदरणीय संजय जैन जी जिसके विषय में बता रहे थे कि नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए। अरे नई उद्योग नीति भी हमारे प्रदेश के जो उद्योग मंत्री हैं श्री लखनलाल देवांगन जी, उनका पूरा विभाग, उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ ये नई नीति 2024-2030 बनाई। उसके लिए भी हर वर्ग के साथ बैठक करके, जगह जगह बैठक करके और तब ये नई उद्योग नीति का लॉन्च हम लोगों ने किया है। और अभी लगातार हमारी सरकार को 15 महीने ही हुए हैं
और नई उद्योग नीति को लागू किए हुए तो कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इतने कम दिनों में हम लोग लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। पहले दिल्ली में किए, मुंबई में किए, अभी कुछ दिन पहले बेंगलुरु में किए, और एक एनर्जी सेक्टर में रायपुर में ही अलग से एनर्जी इंडस्ट्रियल समिट भी किए। तो इस तरह से लगातार सरकार की तरफ से प्रयास चल रहा है। और संजय जैन जी जो CII के चेयरमैन है, लगातार हम लोगों का साथ भी दे रहे हैं, जहां भी हम लोग बोलते हैं वहां जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो उद्योग के लिए वातावरण है, जो नई उद्योग नीति है, और वो खुद भी उद्योगपति हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है छत्तीसगढ़ में उद्यम चलाने का, तो सारा वो शेयर करते हैं। तो ये संजय भाई लगातार हम लोगों का साथ भी दे रहे हैं। और नई उद्योग नीति बहुत अच्छी बनी है, इसमें सबका ध्यान रखा गया है। ST SC कोई उद्यमी बनना चाहता है, उद्यम खड़ा करना चाहता है, तो उनको नॉमिनल रेट में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। हमारी जो दिव्यांग जन है, जो महिला उद्यमी खड़ा होना चाहते हैं, जो अग्निवीर के रिटायर हैं, सबके लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। और हम लोग रोजगार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई उद्यमी 1000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करता है और अपने उद्यम में 1000 से ज्यादा का रोजगार देता है, तो उसके लिए 20 स्पोक नीति है। उसके तहत विशेष सुविधा है। सिंगल विंडो सिस्टम हम लोगों ने लागू किया है, ताकि मतलब एक ही जगह एक क्लिक हमारा उद्यमी करे और सारा उनको दस्तावेज उपलब्ध हो जाए, दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़े, उनके समय का बचत हो। इस तरह से सारा ध्यान हमारे नई उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है। और इसको हम सब लोग इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से रख रहे हैं, और बड़ा प्रभावशाली हो रहा है हमारा नई उद्योग नीति। और मैं गौरव के साथ बताना चाहूंगा कि हमारा जो 2 इन्वेस्टर कनेक्ट हुआ दिल्ली और मुंबई में, ये दोनों से ही हम लोग को 1,27,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। और अभी 2-3 दिन पहले हम लोग बेंगलुरु में इन्वेस्टर कनेक्ट किए, तो उसमें 3,700 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है निवेश का। और जो इंडस्ट्रियल सबमिट किए, उसमें 3 लाख करोड़ का मतलब निवेश का प्रस्ताव पास हुआ है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो निवेश का प्रस्ताव हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, ये खाली पेपर में छपाने के लिए या संख्या बढ़ाने की दृष्टि से नहीं है। हम लोग की जो टीम है, उद्योग विभाग की टीम है, जिसमें काम कर रहे हैं हमारे रितु सेन, रजत कुमार जैसे लोग, ये लोग बार बार उद्यमियों के साथ में बैठ रहे हैं, कई दौर बैठ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में जो उद्योग के लिए वातावरण है उसके विषय में उनको जानकारी दे रहे हैं, नई उद्योग नीति के विषय में जानकारी दे रहे हैं, और बिल्कुल ठोक बजा के उनको समिट में और इन्वेस्टर कनेक्ट में बुला रहे हैं। अभी तक कुल मतलब 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट अभी जो बेंगलुरु में हो, उसके साथ में उतना का प्रस्ताव हम लोग को पास मतलब प्राप्त हो चुका है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, काहे कि सारे उद्यमियों के साथ, अधिकांश के साथ हमारा 1-to-1 बैठक भी होता है, गोलमेज बैठक भी करते हैं, सबके साथ बातचीत होती है। तो 4.5 लाख करोड़ में से हमको ये पक्का विश्वास है कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्ट तो आएगा ही आएगा, हमको पक्का विश्वास है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ग्रीन एनर्जी पर विशेष जोर देते हैं, तो हम लोगों का भी प्रयास है कि थर्मल एनर्जी के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी काम हो। तो ये जो हमने कहा 3 लाख करोड़ का एनर्जी के सेक्टर में हम लोग को निवेश प्रस्ताव पास हुआ है, उसमें 80,000 करोड़ का तो न्यूक्लियर पावर है, 80,000 करोड़ का, उसमें आपका हाइडल भी है, आपका सोलर भी है, आपका मतलब पंप स्टोरेज का भी है। ये सारा कुछ मतलब एनर्जी के सेक्टर में ये सब है। और अभी आपका पावर और स्टील, इसके सेक्टर में तो बहुत निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम लोग का प्रयास था कि और भी
क्षेत्र यहाँ पर आए। और चूंकि बेंगलुरु आईटी हब है और इनोवेशन का भी हब है वो, तो वहाँ भी जो हम लोग इन्वेस्टर कनेक्ट किए हैं, तो उधर से बहुत सारा आईटी के क्षेत्र में उद्यमी आ रहे हैं। आपके टेक्सटाइल के क्षेत्र में आ रहे हैं। 2 लोगों से तो बातचीत हुई है, वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं। एक उद्यमी था टेक्सटाइल क्षेत्र का, 52,000 उसके उद्यम में मतलब काम करते हैं एम्प्लॉय, तो उसमें से 51,000 महिलाएं हैं, 51,000। तो ये सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर कोई है तो ये टेक्सटाइल का सेक्टर है। तो ये सब लगातार प्रयास हमारी सरकार के तरफ से चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले समय में बहुत ज्यादा निवेश भी यहाँ पर लाने में सक्षम होंगे। और सबसे ज्यादा जो रोजगार देने पर है, हम सबसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि आपको अपना इंडस्ट्रीज का काम के साथ ही स्किलिंग का काम भी प्रारंभ करना पड़ेगा। नहीं तो अब तक होता क्या है कि इंडस्ट्री जब रन करता है तब फिर स्किलिंग सेंटर खुलता है। अब मैं बोला ऐसा चलेगा नहीं, आपको शुरू से स्किलिंग करना पड़ेगा और उनको अपने ही उद्योग में लगाना पड़ेगा, या फिर अन्यत्र लगाते हैं तो स्किल करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो रोजगार पर विशेष जोर है सरकार का। कहेगी कोई भी सरकार होगी तो इतनी बेरोजगारी है, इतनी संख्या है कि सबको सरकारी नौकरी देना किसी भी हालत में संभव नहीं है। और इसीलिए हम लोग उद्यम के क्षेत्र में ही लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। और अभी कल ही एक यहाँ पर फॉरेस्ट का बड़ा सेमिनार हुआ है, जिसमें कई प्रदेश से उसके जो विशेषज्ञ थे वो भी आए। आज हम लोग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो हमारा ट्राइबल क्षेत्र है बस्तर और सरगुजा का, वहां भी हम लोग जनजातीय समाज से उद्यमी खड़ा करना चाहते हैं। काहे कि लोग आगे आ नहीं रहे हैं और विशेषकर इतने फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आज 67 तरह का फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो सरकार खरीद रही है। आज यहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आज उनका वैल्यू एडिशन करके हमारे जनजातीय समाज को उद्यम के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। उस पर कल एक पूरा सेमिनार था। आज वन धन योजना है, इसमें हजारों करोड़ रुपया रहता है पूंजी के लिए, लेकिन चूंकि हमारे जनजातीय उद्यमियों को कोई मतलब उनको प्रमोट करने वाला भी नहीं है। तो ये सब कल के कॉन्क्लेव में हमने सबको कहा है कि ये सब आप लोग करिए, तभी इस तरह से सेमिनार की सार्थकता है। अन्यथा खाली कोरम पूरा करने वाली बात होगी। हमको रिजल्ट चाहिए। इस तरह का अगर कॉन्क्लेव होता है तो रिजल्ट चाहिए और फालतू कोरम पूरा करने वाला सेमिनार नहीं होना चाहिए। तो सब कल के जो फॉरेस्ट का कॉन्क्लेव था उसमें हमने साफ साफ बात कही है। तो इस तरह से सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने का। और हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत दूरदर्शिता हैं, आप सबको मालूम होगा कि 2014 के पहले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन देश 10वें के 10वें स्थान में ही रह गया 10 साल में। 10 से न 9 हुआ न 11 हुआ, 10वें के 10वें स्थान में ही रह गया। लेकिन जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 10 साल के अपने अथक परिश्रम और अपने सूझबूझ से देश को आर्थिक दृष्टि में 10वें से 5वें पर लाके खड़ा कर दिए, 10वें से 5वें पर लाके खड़ा कर दिए। और आज उनकी सोच है कि 2047 तक वर्ल्ड का ये तीसरा इकोनॉमी के सेक्टर में खड़ा हो। और जिस तरह से हम सब लोगों को विश्वास है कि उनका जिस तरह से परिश्रम है, जिस तरह से उनकी दूरदृष्टि है, निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होने वाला है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए ये कॉन्क्लेव की सफलता के लिए मैं कामना करता हूं। और इससे हमारा विकसित छत्तीसगढ़ में हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो उद्यमी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और आपका जैसे यहाँ पर आईटी के हमारे स्टूडेंट भी हैं, आज किसी भी व्यवसाय और उद्यम की सफलता के लिए तकनीक की भी बहुत आवश्यकता है। समय के अनुसार तकनीक को अपनाएंगे तभी चल के वो मतलब रेस में खड़ा हो पाएंगे। आपको मालूम होगा कि जब इस देश में मोबाइल फोन आया तो उस समय
नोकिया का एक छत्र राज था, है कि नहीं? सबके हाथ में नोकिया का हैंडसेट होता था और ऐसा लगता था कि यही छाया रहेगा, लेकिन समय के अनुसार वो टेक्निक अपनाने में पीछे रह गया, तो आज वो पीछे ही रह गया है। तो इसलिए ये मैं कहना चाहूंगा कि व्यवसाय और उद्यम के लिए टेक्निक की बहुत आवश्यकता है और आज ये टेक्निक देने का काम हमारा IIT भिलाई कर रहा है। आज विद्या समीक्षा केंद्र है, जिसकी चर्चा हमारे राजू जी भी किए हैं। आज 50,000 स्कूलों का मॉनिटरिंग हम विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं, जो हमारे IIT भिलाई के हमारे बच्चे, हमारे बेटे ये सब करके दिखाए हैं। तो हमारे उद्यमों से मेरा ये भी आग्रह होगा कि हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि IIT भिलाई जैसी संस्था यहाँ पर है, उसका भी आप सब लोग टेक्निक के लिए सहयोग लें और समय के साथ चलें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में अपने प्रदेश को खड़ा कर पाएंगे। मैं इस कॉन्क्लेव में बुलाने के लिए आप सभी लोगों का एक बार आभार व्यक्त करते हुए और एक कॉन्क्लेव का एक सार्थक इसमें चर्चा होगी और विकास के दृष्टि में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा विश्वास करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।